जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच परमार्थ क्लासेज में। साथियों देखो, अभी 17 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है। तो कोऑपरेटिव एक्ट 2001 उसके अंदर स्पेशल मेंशन किया हुआ है और इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कोऑपरेटिव एक्ट और कोऑपरेटिव रूल्स 2003 और स्ट्रक्चर कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 30 मिनट की क्लास में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। मेन है आपका एक्ट। अगर एक्ट समझ में आ गया तो उसके रूल भी आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मेन है 2000 वाला एक्ट। ये एक्ट अधिनियम किसी भी बच्चे को अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जहाँ तक पता चला है, और ना ही इसका कोई कहीं कोई अच्छी क्लास हो रही है। यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, कहीं पे कोई बढ़िया क्लास नहीं लग रही है। समस्या ये है कि इस अधिनियम के अंदर क्या क्या है ये सब किसी को बताया भी नहीं गया है, और जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी नहीं सही तरीके से हो रहा है। तो देखो, मैंने ये अधिनियम ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से बना लिया है। ये देख सकते हो आप, ये ओरिजिनल जो कॉपी है एक्ट की वही कॉपी है, और उसी कॉपी के आधार पे मैं आपको ये पूरा डिटेल से बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, ताकि आपके 20 नंबर में से कम भी 18 नंबर तो आ ही जाएँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। अगर ये पसंद आ जाए आपको तो ठीक है, मुझे बता देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 को सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अधिनियम क्या होता है। ये 2001 का जो अधिनियम है ये होता क्या है। अधिनियम को समझने के लिए आप फिलहाल इतना ही समझ लो कि देखो, कोई भी सरकार होती है, कोई भी सरकार है, कुछ भी बनाना चाहती है, कोई कानून बनाना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले एक बिल लेके आती है जिसको बोलते हैं विधेयक। जिसको क्या बोलते हैं, विधेयक। उस बिल को संसद में रखती है, चाहे अगर राज्य सरकार की बात करें तो वो विधानसभा में रखेगी। विधानसभा के सामने वो बिल रखा जाता है, और विधानसभा के अंदर उस बिल की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरता है, उस पर चर्चा होती है, मतदान वगैरह होते हैं, मतलब पूरी प्रोसेस होती है, उससे गुजरता है वो बिल। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद में वो बिल जब विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है, तो वो जाता है राज्यपाल की सहमति के लिए, अर्थात राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए वो बिल विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। ठीक है। जब विधेयक के ऊपर राज्यपाल सिग्नेचर कर देता है, या फिर उसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है, लेकिन आप वो मत समझो अभी। जब विधेयक के ऊपर राज्यपाल सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर देता है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बनने का मतलब ये है कि वो अब पूरी तरह से कानून का रूप ले चुका है। ठीक है, समझ गए आप। तो अधिनियम का मतलब समझ गए आप कि एक विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अंतिम रूप से राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये अधिनियम होता कब है, 2001 के अंदर पारित होता है राज्य की विधानसभा से, और 2001 के अंदर पारित होकर ये 14 नवंबर 2001 के अंदर लागू हो जाता है। समझ गए। तो अधिनियम में क्या होता है, अधिनियम में तो मुख्य प्रावधान दिए होते हैं। अधिनियम में मुख्य प्रावधान होते हैं। किसी भी, जैसे सोसाइटी के बारे में बनाया गया ये अधिनियम, तो इसमें सोसाइटी के मुख्य प्रावधान दे रखे हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगी, क्या स्ट्रक्चर होगी, किस प्रकार से ये काम करेंगे, ये बना हुआ है। अब होता क्या, आगे देखो, आपने 2003 के रूल भी पढ़े होंगे, सोसाइटी अधिनियम 2003 के जो नियम है वो भी पढ़े होंगे। तो नियम और अधिनियम में क्या अंतर है। जब कोई अधिनियम बन जाता है तो उस अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यपालिका को नियम बनाने पड़ते हैं। कार्यपालिका को क्या, नियम बनाने पड़ते हैं। समझ गए आप। उस अधिनियम को, जैसे ये अधिनियम बन गया, इस अधिनियम को लागू करने के लिए, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, और उन नियमों को ही क्या है, 2003 में नियम बने थे, उन नियमों को ही हम क्या करें, सोसाइटी नियम 2003। समझ गए आप। तो नियम और अधिनियम क्या है, नियम अधिनियम के अनुसार ही बनेंगे। अधिनियम इनमें प्रमुख है, लेकिन इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाए गए थे, जो कि 2003 में बने थे, क्योंकि पहले तो बन नहीं सकते नियम, 3 में बनेंगे, बाद में 2003 में बन जाए, 4 में, 2 में, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरकार की डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर कब बनाती है। लेकिन अधिनियम के लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको उस अधिनियम से संबंधित नियम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सिलेबस में ये अधिनियम दिया हुआ है और नियम दिए हुए हैं। 2003 में जो नियम बने थे वो दिए हुए हैं। पहले अधिनियम को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर अधिनियम अच्छी तरह से समझ में आ गया तो नियम तो बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से समझा दूंगा मैं आपको। शुरू करते हैं। देखो, इस अधिनियम की एक एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर है क्या, अधिनियम में क्या है। जैसे आपने संविधान पढ़ा होगा, तो संविधान के अंदर क्या होते हैं, संविधान के अंदर भाग है। सबसे पहले तो भाग है संविधान के अंदर, कुछ भाग दे रखे हैं, ठीक है। और
भाग हैं, उसके बाद में अनुच्छेद नाम सुना होगा, अनुच्छेद। उन अनुच्छेदों के अंदर क्या लिखा है, कानून की बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेदों में क्या है, कानून की बातें लिखी हुई हैं, कानून लिखे गए हैं। इसी प्रकार से कोई अधिनियम है, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्टों को क्या बोलते हैं, यहाँ अध्याय बोल रखे हैं। ठीक है, उन पार्टों को अध्याय बोला गया है, और उन पार्टों में हर पार्ट के अंदर कुछ नियम लिखे गए हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को, अर्थात नियम को, मैं कानून को, ये मान लो, क्योंकि अधिनियम खुद एक कानून है, तो उन जो एक एक छोटे छोटे जो कानून दिए हैं, नियम दिए हैं, उनको हमने क्या कहा है, धारा। उनको क्या कहा है, धारा। तो इस अधिनियम के अंदर हम देखते हैं टोटल कितनी धारा हैं और कितने भाग हैं। भाग का मतलब यहाँ अध्याय से है, तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, ये ओरिजिनल कॉपी है, ऐसे नहीं है मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, बस मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूंगा। और आपको इस एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है कि ओरिजिनल कॉपी से ही आप पढ़ें, क्योंकि स्पेशल 20 नंबर का जो कंटेंट आ रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं आ सकता किसी अपनी मनगढ़ंत कहानियों के अनुसार, या फिर किसी ने अपनी भाषा के अंदर कुछ भी डाल के ऐसे कोई नोट्स बना के फिर आपको दे दिया। उससे तो देखो आपका कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल करके मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, कि एक एक पॉइंट समझा दूंगा क्या हो रखा है इसमें, क्या कर रखा है। तो आप देखो, इस अधिनियम के अंदर जो टोटल अध्याय हैं, वो अध्याय कितने हैं, टोटल अध्याय देखो, ये अध्याय है, इसके अंदर आप देख सकते हो इतने अध्याय हैं, 16 अध्याय। ठीक है, अब इन 16 अध्याय के अंदर क्या क्या दे रखा है, वो धारा के अंदर मिलेगा। जैसे प्रारंभिक है, इसके अंदर प्रारंभिक अध्याय 1 है, प्रारंभिक जिसका नाम दिया गया है, उसके अंदर धारा 1 से 3 तक मिलेगा। फिर निगमन में 4 से 14 तक के मिलेंगे। इस प्रकार से ये अध्याय हैं, इन अध्यायों के अंदर आगे आपको धारा मिलेगी, और उस धारा के अंदर कानून लिखा है, उस कानून को आपको ध्यान से समझना है। समझ गए? तो देख लो, पहला अध्याय क्या है, प्रारंभिक है। दूसरे अध्याय का नाम है निगमन है। तीसरे अध्याय का नाम क्या है, सहकारी सोसाइटी के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व क्या होंगे। तीसरे अध्याय में क्या दे रखा है कि सहकारी सोसाइटी के जो सदस्य होंगे उनके अधिकार क्या होंगे और उनके कर्तव्य क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे। ठीक है, चौथे अध्याय में दे रखा है सहकारी सोसाइटी का प्रबंधन। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक डेफिनेटली बनने वाला है। एक सीधा आपसे पूछा जाएगा कि सहकारी सोसाइटी का प्रबंधन कौन से अध्याय में दिया गया है, कौन से अध्याय में, तो आप सीधा कहोगे 4 नंबर अध्याय में दिया गया है। ठीक, 5वें अध्याय में क्या है, निर्वाचन की बात कही गई है कि सोसाइटी के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन मत डाल सकता है, किसको अधिकार होगा, किसको मत देने का अधिकार नहीं होगा, वीटो पावर जो होती है ना, निर्णायक मत की पावर, वो किसको होगी, किसको नहीं होगी। ये सब बातें इसमें दे रखे हैं 5 नंबर में। 6 नंबर में दे रखा है सहकारी सोसाइटी के विशेषाधिकार। सहकारी सोसाइटी के विशेषाधिकार क्या होंगे, ये 6 नंबर अध्याय में दे रखा है। ये सीधे आपको याद करने हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। 7 नंबर अध्याय में सहकारी सोसाइटी को राज्य सहायता किस प्रकार से देगा, कितनी देगा, ये बातें कही गई है। 8वें अध्याय में कही गई सहकारी सोसाइटी की संपत्ति और निधियां क्या क्या होंगी, कितनी होंगी, ये 8वें अध्याय में की गई है। फिर उनका लेखा परीक्षा कैसे होगा, कौन करेगा, अधिकारी कौन होगा लेखा परीक्षा करने वाला, कब किया जाएगा, उनकी जांच कैसे होगा, अधिभार क्या होगा, ये सब क्या है 9वें अध्याय में दी गई है। और फिर 10वें अध्याय के अंदर क्या दिया गया है, विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा। फिर 11वें अध्याय में सहकारी सोसाइटी का परिसीमापन और विघटन की बात कही गई है। 11वें अध्याय में क्या कहा गया है, सहकारी सोसाइटी का परिसीमापन और विघटन। अगर किसी सहकारी सोसाइटी का गठन हो गया है, उसको समाप्त करना है, तो उसको कैसे समाप्त करेंगे, उसका विघटन कैसे करेंगे, ये 11वें अध्याय में दी गई है। फिर 12वें अध्याय के अंदर भूमि विकास बैंक की बात कही गई है। फिर 13वें अध्याय के अंदर अधीन निर्णयों, डिक्रियों, आदेशों, विनिश्चयों का निष्पादन किस प्रकार से होगा, उनकी बात कही गई है। 14वें अध्याय के अंदर अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की बात कही गई है कि कैसे अपील की जाएगी, पुनरीक्षण कैसे होगा, पुनर्विलोकन कैसे होगा, ये सब बातें 14वें अध्याय में की गई है। 15वें अध्याय के अंदर अपराध और शास्तियाँ की बात की गई है कि क्या क्या अपराध होंगे, क्या है। और इसके अंदर 16वें में प्रकरण मतलब सूचियाँ दी गई हैं, उनके अंदर देख लेना, सिद्धांत दिए हैं सहकारिता के, मैं सब बता दूंगा आपको। तो शुरू करते हैं। देखो इसको यहाँ से देखो, प्रारंभिक अध्याय नंबर 1 है। नाम क्या है इस अध्याय का, प्रारंभिक। समझ गए? ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, जिसको इंग्लिश मतलब समझ में आती है वो इंग्लिश में भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले अध्याय का नाम सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि अध्याय का नाम क्या है, तो प्रारंभिक अध्याय नाम है इसका। समझ गए? अब इसकी धारा 1 है। इसकी धारा 1 के अंदर क्या कहा गया है, प्रारंभिक अध्याय है, ये धारा 1 है। पूरे अधिनियम की धारा 1 है, क्योंकि मैंने बताया था प्रारंभिक अध्याय के अंदर धारा 1 से लेकर 4 तक होंगी, फिर आगे दूसरे में 14 तक की धारा होंगी। इस प्रकार से ये धाराएं आगे बढ़ती जाएंगी और हम आगे एक एक को धारा को देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहली जो धारा है उसके अंदर क्या कहा गया है कि संक्षिप्त नाम दिया गया है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा, तो संक्षिप्त नाम क्या होगा वो दिया गया है। फिर उसका प्रारंभ कि भाई प्रारंभ कब से होगा ये अधिनियम, वो दी गई है। और फिर प्रसार कि मतलब कितने क्षेत्र में लागू होगा ये अधिनियम, इसकी बात कही गई है। तो देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है।
क्या कहा गया है इसमें? इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 होगा। तो नाम पता चल गया आपका, संक्षिप्त नाम क्या है इसका? राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001, ये तो इसका नाम हो गया। फिर दूसरे नंबर में क्या कहा गया कि भाई इसका प्रारंभ कब होगा? तो इसका प्रसार संपूर्ण प्रसार की बात कर दी दूसरे बिंदु में इसने, इसका प्रसार संपूर्ण राज्य राजस्थान में होगा, मतलब कि राजस्थान पूरे राज्य के अंदर ये लागू होगा, ये दिया, ठीक है। ये एक्ट है, ये पूरे राजस्थान में लागू होगा, समझ गए? एक मिनट क्षमा चाहूंगा। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दूसरे नंबर में क्या बताया गया इसका कि इसका प्रसार संपूर्ण राज्य राजस्थान में होगा, ठीक है। और अगले बिंदु में क्या कहा गया है? ये ऐसी तारीख से प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत होगा। देखो इसमें ये बात क्या है, इसको समझो थोड़ा। इसमें ये कहा गया है कि ये अधिनियम लागू कब से होगा? कब से लागू होगा? कि जिस दिन भाई सरकार चाहेगी उस दिन से लागू होगा। तो इसको जब बनाया गया था तब तो यही बात लिखी जाएगी ना इसमें कि ये ऐसी तारीख से प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी, उस तारीख से लागू हो जाएगा। लेकिन फिर सरकार ने राजपत्र में सूचना जारी करके कब लागू कर दिया गया इसको? 14 नवंबर 2001 को इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके धारा नंबर 1 की। अब हम आगे चलते हैं दूसरे नंबर धारा पे। धारा नंबर 2 में क्या है? परिभाषाएं दी गई हैं। धारा नंबर 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, और वो परिभाषाएं क्या हैं, कैसी हैं, किसको हम क्या बोलेंगे, वो सब बातें दी गई हैं। एक एक परिभाषा आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। वो सारी की सारी संभावनाएं बनेंगी कि इनमें से कोई ना कोई परिभाषा डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाएगी आपकी। तो देखते हैं इसके अंदर। एक तो शीर्ष सोसाइटी की परिभाषा कि भाई शीर्ष सोसाइटी किसको कहेंगे? अपेक्स सोसाइटी कहेंगे जिसको, वो किसको कहेंगे हम? तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी सोसाइटी जिसका प्रमुख उद्देश्य संबंध या अन्य सोसाइटी के कार्य संचालन के सुविधाएं देना है, और जिसके कार्य क्षेत्र का प्रसार संपूर्ण राज्य में होगा। मतलब शीर्ष सोसाइटी वो होगी जिसका मुख्य उद्देश्य है वो संबंधित जितनी भी सोसाइटी होंगी उनके कार्य संचालन के अंदर सुविधाएं प्रदान करना। अगर ऐसा किसी भी सोसाइटी का काम है तो वो शीर्ष सोसाइटी कहलाएगी। और ये जो शीर्ष सोसाइटी होगी इसका जो कार्य क्षेत्र है ये पूरे राजस्थान में काम करेगी। शीर्ष सोसाइटी एक होगी, वो पूरे राजस्थान के अंदर काम करेगी, ठीक है। तो शीर्ष सोसाइटी का मतलब समझ गए आप। उसके बाद में सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र यहाँ निर्धारित किया गया कि सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र किसी को कहेंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि इस कार्य क्षेत्र से उपविधियों में यथा निर्दिष्ट ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिस तक सोसाइटी की सदस्यता और कार्यकलाप साधारण सीमित है। मतलब कार्य क्षेत्र उसको मानेंगे जहाँ तक कोई भी सोसाइटी उसकी सदस्यता है, सोसाइटी की सदस्यता है, और उसके जो कार्यकलाप है वो मतलब कि कार्यकलाप कहाँ तक सीमित है, कितने लोगों तक सीमित है, कहाँ किस क्षेत्र तक सीमित है, वो क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र के अंदर आएगा, सोसाइटी का कार्य क्षेत्र के अंदर आएगा, ठीक है। उपविधियों से मतलब क्या होगा? यहाँ उपविधियों का मतलब ये होगा कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई, रजिस्ट्रीकृत मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो या रजिस्ट्रीकृत की गई और तत्समय प्रवर्त किसी सोसाइटी की उपविधियां अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत ऐसी उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण अर्थात संशोधन भी शामिल होगा। देखो उपविधियों का मतलब क्या होगा? उपविधियों का मतलब यह है कि इस अधिनियम के अंदर जो भी रजिस्ट्रीकृत होगा, कुछ भी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अंदर और उस समय उस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो कुछ भी लिखा जाएगा वो, और उस समय में जो भी सोसाइटी की विधियां परिवर्तित होंगी उन सब को उपविधियां कहेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप। आगे चलते हैं। केंद्रीय सोसाइटी से क्या मतलब होगा भाई? केंद्रीय सोसाइटी किसे कहेंगे? केंद्रीय सोसाइटी का मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र किसी राजस्व जिले से अन्य राज्य किसी भाग तक सीमित हो। मतलब इसको समझ लो। केंद्रीय सोसाइटी का मतलब है कोई भी सोसाइटी जब राज्य के किसी जिले के ऊपर काम करेगी, मतलब किसी जिले के ऊपर काम करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? केंद्रीय सोसाइटी कहलाएगी, ठीक है। और जिसका अपने मुख्य उद्देश्य प्रमुख उद्देश्यों का परिवर्तन करना और उस संबंध सोसाइटियों में परिवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना, जिसके कम से कम 5 सदस्य स्वयं सोसाइटी है। देखो यहाँ तक मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। केंद्रीय सोसाइटी का मतलब है कि जो जिला स्तर पे जो भी सोसाइटी काम करेगी ना, जिला स्तर पे, वो केंद्रीय सोसाइटी कहलाएगी, ठीक है। अब इसका काम क्या है? वही जो सोसाइटी का काम रहेगा वही काम इसका रहेगा कि भाई अपने काम क्या करें, अपने जितने भी साथी होंगे उनकी आर्थिक अभिवृद्धि करना, ये इसका काम रहेगा। तो ये दे रखे हैं उद्देश्य, प्रमुख जो भी उद्देश्य होंगे वो होंगे, और सोसाइटी के परिवर्तन के लिए सुविधाओं को उपबंध कराना। मतलब किसी सोसाइटी, जैसे इसके नीचे जो सोसाइटी आएंगी, प्राथमिक सहकारी समिति आएंगी, उनके प्रवर्धन के लिए ये क्या करेंगे? सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और इसके अंदर कम से कम 5 सदस्य स्वयं सोसाइटियाँ होंगी। लेकिन देख लें, ध्यान रखना इसके अंदर क्या है, जो केंद्रीय सोसाइटी बनेगी, केंद्रीय मतलब जिला स्तर पर बनती है, इसके अंदर कम से कम 5 सोसाइटी होंगी सदस्य।
इस केंद्रीय सोसाइटी को तभी मान सकते हैं हम, किसी केंद्रीय सोसाइटी का दर्जा तभी दे सकते हैं जब उसके अंदर कम से कम 5 सोसाइटी, जो प्राथमिक सहकारी समितियाँ होंगी ना, एक मतलब कि प्राथमिक लेवल की जो सोसाइटी होंगी, अगर वो 5 मिलके किसी केंद्रीय सोसाइटी का गठन कर सकती है, तो वो केंद्रीय सोसाइटी क्या करेगी, इन सब का 5 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 5 होना चाहिए, इन सब की सहायता करेगी, उनके अभिवर्धन का काम करेगी। तो ये केंद्रीय सोसाइटी होगी। सीधा सा मतलब इतना ही समझ लो कि जिला स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति है ये, ठीक है। उसके बाद में मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसको कहेंगे? मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसा मतलब ऐसे व्यक्ति से होगा जिस चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, मतलब मुख्य कार्यपालक अधिकारी का मतलब ये चाहे उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति से संबंध होगा उसका जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंधन सौंपा गया है। देखो, किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लो ये सोसाइटी बन गई, ए नाम की कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी का नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन वगैरह से संबंधित जो भी कार्य किसी व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ठीक है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहेंगे। अब देखो, ये सोसाइटी अधिनियम तो ये कहता है इसको क्या कहेंगे? मुख्य कार्यपालक अधिकारी। लेकिन ये सोसाइटी वाले लोग इसको हो सकता है कुछ भी नाम से पुकारने लग जाएं, बॉस के नाम से पुकारने लग जाएं या फिर अध्यक्ष के नाम से पुकारने लग जाएं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा कौन? वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हुआ, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं कि भाई इनके उद्देश्य, प्रमुख जो उद्देश्य है उनसे क्या मतलब समझेंगे हम। प्रमुख उद्देश्य से किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में सोसाइटी के ऐसे मुख्य उद्देश्य रहते हैं जिनके द्वारा उनका गठन किया गया है, मतलब जिनके लिए उसका गठन किया गया है वो प्रमुख उद्देश्य होंगे, जो नियमों के अनुसार उनके वर्गीकरण के आधार पर और उनके नियमों के अंदर उनका वर्गीकरण भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कलेक्टर से मतलब क्या समझेंगे? कलेक्टर से मतलब जो भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जो भी धारा 20 के तहत जो भी नियुक्ति होती है, जिस भी व्यक्ति की नियुक्ति होती है वो कलेक्टर होता है, ठीक है। जैसे इस भू राजस्व भूमि अधिनियम 1956 के तहत किसकी नियुक्ति होती है? जिला कलेक्टर की नियुक्ति होती है, जिला कलेक्टर की। तो वो कलेक्टर यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद समिति का मतलब क्या समझेंगे? किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेरित है, जो सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है। मतलब समिति ऐसे एक ग्रुप को बनाया जाएगा, एक ऐसी ग्रुप बनेगा, 5 आदमी 6 आदमी जो भी हैं, मतलब कि वो डिसाइड हो जाते हैं कितने बनेंगे, उस ग्रुप को क्या कहेंगे? हम समिति कहेंगे। अब उसका काम क्या होगा कि वो काम क्या करेगी? सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन करेगी। वो सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन करने वाली जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। तो समिति का मतलब समझ गए आप। अब सहकारी सोसाइटी किसे कहेंगे हम? सहकारी सोसाइटी या सोसाइटी किसे कहेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि इस अधिनियम में अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रेट समझी गई सोसाइटी होगी। मतलब इस अधिनियम के द्वारा अगर कोई भी संस्था या कोई भी ग्रुप अगर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो ग्रुप ही सोसाइटी कहलाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जिसका भी रजिस्ट्रेशन होगा वो ग्रुप ही सोसाइटी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं थोड़ा सा। परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी। अब देखो, परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी, ये कौन सी सोसाइटी है? सोसाइटी दो प्रकार की है कि एक तो अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी होगी और एक परिसीमित, मतलब कि लाइबिलिटी जिसकी सीमित हो वो, और एक असीमित वाली लाइबिलिटी वाली वो सोसाइटी होगी। तो ये परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी किसको कहेंगे हम? मतलब इसका मतलब ये है ऐसी सोसाइटी से प्रेरित है जिसमें सोसाइटी के परिसीमापन की दिशा में अनेक ऋणों के लिए उनके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा निम्नलिखित तक परिसीमित रहेगा। ऐसी रकम तक यदि कोई हो उसमें प्रत्येक द्वारा धारित अंश तक, और ऐसी रकम तक जो सदस्यों द्वारा अद्वैत शेयर पूंजी की रकम की 5 गुणी से अधिक ना हो, जिसका उनमें से प्रत्येक सोसाइटी के अस्तित्व पर अभिप्राय। देखो मैं इसको समझा देता हूँ। परिसीमित दायित्व है सहकारी सोसाइटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये कोई सोसाइटी बनी है, इस सोसाइटी के अंदर मान लो कि आप 50 सदस्य हैं, 50 सदस्य हैं। अगर ये इन सदस्यों ने जो पूंजी लगाई है इस सोसाइटी के अंदर, इन सदस्यों ने जो पूंजी लगाई है, मान लो हर व्यक्ति ने 1000 रुपये की पूंजी लगाई है, हर व्यक्ति ने, तो 50 है तो 5 लाख रुपए बन गए, ठीक है। तो जब इस सोसाइटी को कुछ भी हो, घाटा हो, नफा हो, कुछ भी हो, अगर मान लो ये डूबती है, कुछ भी करती है, दिवालिया होती है, कुछ किसी भी प्रकार का इसके नुकसान होता है, तो इन लोगों के ये 1000 रुपये ही डूबेंगे। इससे ज़्यादा इनकी संपत्ति, निजी संपत्ति, ये कुछ भी रखते हैं, वहाँ तक इस सोसाइटी, ये परिसीमित सोसाइटी वहाँ तक नहीं जाएगी। बस इनके 1000 रुपये हैं लगा रखे हैं इसने, वो डूब जाएंगे। बाकी इनके पास निजी गाड़ी है, बंगला है, ज़मीन है, कितनी कुछ भी है, वहाँ तक नहीं जाएगी सोसाइटी, और ना गवर्नमेंट जाएगी वहाँ तक कि भाई आप इसकी भरपाई अपनी निजी संपत्ति से करो। इसका मतलब है परिसीमित दायित्व वाली, ठीक है। और ये यहीं तक आप इसमें पूंजी लगा सकते हैं। और अपरिसीमित का मतलब इसका विपरीत हो जाएगा कि उनकी निजी संपत्ति तक भी जा सकती हैं। इतना ही इसका सिंपल सा मतलब इतना ही समझ लो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्यपालक अधिकारी। कार्यपालक अधिकारी किसको कहेंगे हम?
कार्यपालक अधिकारी किसके कहेंगे? देखो, ऐसा अधिकारी चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, नाम कुछ भी हो, कार्यपालक अधिकारी कहलाएगा। अभिप्रेत होगा जिस सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, नियंत्रण निर्देशों के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए धारा 29 की उपधारा के अधीन नियुक्त किया जाएगा। जो इन सबके कार्यकलापों के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, इसकी देखो दे रखी धारा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए, जो पहले बताया था मैंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उसकी सहायता के लिए जो भी व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 29 आएगी, आगे पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं वो दोबारा, कि धारा 29 के तहत अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, वो कार्यपालक अधिकारी कहलाएगा। ठीक है, अब मैं यहीं तक इसको रोकता हूँ। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, आगे चला दूंगा। और नहीं पसंद आ रहा है तो ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप कर दूंगा। पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और इसके ऊपर व्यूज़ अगर अच्छे खासे आएंगे तो मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊंगा। और ये जो PDF जो पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ आपको मिल जाएगी ये PDF, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको 2 बार 3 बार देख लेना, मैं मैक्सिमम 5 या 6 घंटे की क्लास के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट करके बता देना क्या पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, धन्यवाद।